स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे। यूनिट नंबर तीन के तहत हम रासायनिक साम्य अर्थात केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे कोल्पेन समीकरण की बात करने वाले हैं। देखिए, जब हम किसी भी रासायनिक साम्य की जब बात करते हैं ना, तो उसकी दो परावस्थाएं होती है। क्या होती है? दो परावस्थाएं होती है, जिसको हम क्या करते हैं, उष्मागतिकी के कोल्पेन जो समीकरण के संबंध है उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जो व्युत्पन्न उत्पन्न होगा उसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज के समीकरण द्वारा हम ज्ञात करते हैं। माना कोई भी हमारे पास एक ऐसा हमारे पास रासायनिक साम्य है कि दो अवस्थाएं हमारे पास, एक है वाष्प, एक क्या है द्रव है, एक इसकी क्या है वाष्प है। अब क्या करते हैं, हम एक द्रव लेते हैं, एक मोल क्या लेते हैं, एक मोल लेते हैं और उसका आयतन मानते हैं V1 है और दाब उसके इक्वल है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर T है उसको स्थिर करते हैं। T को स्थिर करते हुए उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा उसका जब हम वाष्पन करते हैं, जब तक उसका वाष्पन करते हैं तब तक पूरा वो वाष्प के अंदर चेंज नहीं हो जाता है। तब उसका आयतन चेंज होकर किस में बदल जाता है, V2 आयतन में। किस में बदल जाता है? V2 आयतन में बदल जाता है। देखते हैं, माना कोई रासायनिक साम्य है, रासायनिक साम्य, उसकी दो परावस्थाएं होती है। दो परावस्थाएं होती है। जब हम बात करते हैं ना उष्मागतिकी, कैसे ज्ञात करेंगे उष्मागतिकी? कोल्पेन संबंध वे जिसको व्युत्पन्न हमें प्राप्त होगा, उस व्युत्पन्न को हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से ज्ञात करेंगे। हेल्महोल्ट्ज समीकरण से उसको ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है। अब मेरे पास ये कोई पात्र है, इसके अंतर्गत क्या हुआ, एक मोल का मेरे पास क्या है, यहाँ पर द्रव है। इसका अब मैं क्या करता हूँ, इस स्थिर ताप पर व्युत्क्रम प्रक्रम से इस द्रव का क्या करता हूँ मैं, वाष्पन। कब तक वाष्पन करूंगा? जब तक पूरा द्रव है किसमें ना बदल जाए, वाष्प। तब इसका आयतन क्या हो जाता है, V2। आयतन क्या हो जाएगा इसका, V2। हम कार्य अर्थात वर्ग की जब बात करते हैं, कार्य W क्या होता है, PV। इसमें कार्य कितना किया गया है, V2 माइनस V1। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ताप के सापेक्ष अवकलन मेरे पास होता है TW dt P dP बराबर dt V2 माइनस V1, समीकरण नंबर 1। ठीक है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो हम आगे ज्ञात करेंगे यूनिट नंबर सेमेस्टर 3 में। ठीक है। उष्मागतिकी प्रथम नियम से 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको क्या होता है, ये होता है डेल्टा E Q माइनस ये होता है W। ठीक है। अब जब बात करते हैं, एक होता है परिपार्श्विक होता है, क्या होता है, परिपार्श्विक होता है। तो अगले सेमेस्टर बात करें परिपार्श्विक से क्या होता है, तंत्र उष्मा ग्रहण करता है। तंत्र वाष्पन की उष्मा L ग्रहण करता है, अर्थात Q की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, L हो चुकी है, L। समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण की।
पहुंच सकते हैं। क्या होती है हमारे पास W बराबर होती है हमारे पास डेल्टा E प्लस डेल्टा T। समीकरण नंबर 3 वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। वैल्यू जब पुट करते हैं हमारे पास आता है W, वैल्यू कर दी L माइनस W डेल्टा W बटा डेल्टा T। इसको हम हल कर देते हैं हमारे पास आता है L बराबर हमारे पास आ जाता है इस समीकरण नंबर 4 की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं। हमारे पास आ जाता है L डेल्टा P डेल्टा T V2 माइनस V1। ठीक है, अगर हम बात करें इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। L V2 माइनस V1 डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा T। L है ना, L को हम डेल्टा H के रूप में भी लिख सकते हैं, उष्मा के रूप में। इसको हम डेल्टा V के रूप में लिख दीजिए, या इसको लिख सकते हो डेल्टा H V2 P। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले समीकरण के बारे में बात करते हैं। बात करने वाले बात करेंगे क्लॉसियस क्लोरप्रेन समीकरण के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो हमने ऊपर वाली वैल्यू है हमने क्लोरप्रेन समीकरण से निकाली थी, और आपको एक मान ये और याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के द्वारा हम क्लॉसियस क्लोरप्रेन समीकरण ज्ञात करने वाले हैं। लेकिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ये समीकरण नंबर 1 है, इसको 2 दे दीजिए। आपको पता होगा आदर्श गैस के लिए हम बात करते हैं क्या होता है RT, आइडियल गैस हमारे पास आदर्श गैस समीकरण से। ठीक है, इसके अंदर आप क्या ज्ञात करते? केवल हम ज्ञात करते हैं V की वैल्यू। जब आप V की वैल्यू ज्ञात करते हैं हमारे पास आता है RT और P। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 व 3 से जब आप बात करते हैं वैल्यू पुट करिए डेल्टा P T डेल्टा H, और अगर हम वैल्यू पुट करें V की हमारे पास आ जाता है R T और ऊपर चला जाता है P। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो हमारे पास आता है डेल्टा H P R T स्क्वायर। समीकरण नंबर हमारे पास आते हैं 4। समीकरण देखिए समीकरण 4 में 2 से, समीकरण 4 में 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो 1/P हमारे पास आ जाता है डेल्टा H P R T स्क्वायर, और हमारे पास बचता है DlN P, और हमारे पास आ जाता है डेल्टा T। ठीक है, ये रहा 1/P से क्या करते हैं कैंसिल आउट कर लीजिए, और जो T का पता लेकर आ जाइए सारे, डेल्टा H R डेल्टा T और T स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच जाता है केवल ln P। क्या बच जाता है ln P। अब करते हैं हम समाकलन। जब आप समाकलन करते हैं यह बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचता है डेल्टा T और T स्क्वायर, इस पर भी आ जाता है डेल। अब जब इसको और अच्छे से करते हैं समाकलन को, यहाँ पर ये क्या चलता है ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर बच जाता है इस प्रकार से। इसका जब आप करते हो केवल हमारे पास ln P आ जाता है। इसको और अच्छे से करते हैं, माइनस का चिन्ह आ जाता है आगे, यहाँ पे क्या बच जाता है 1/T। ठीक है, सेम करते हैं हम। पहले समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं टेम्परेचर 1। यहाँ पर एक नियतांक C भी आता है, ये टेम्परेचर 1 के लिए लिख लेते हैं इसको एक बार के लिए।
तो हमारे पास आ जाता है ये माइनस का R1/T1, ये आ जाता है ln1/P1। इसी प्रकार से हमारे पास आता है 1/T2 ln/P2। समीकरण हमारे पास आते हैं 5 और 6। समीकरण 6 - 5 कर लेते हैं। C डेल्टा H R 1/T2 माइनस का C प्लस का डेल्टा H R 1/T1 ln/P2 माइनस ln/P1। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस का डेल्टा H या डेल्टा H और R कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है माइनस का T2 प्लस का बच जाता है 1/T1। यहाँ पे क्या बचता है ln/P2 माइनस बटा P1। लॉग ले लेते हैं 2.03 R 1/T1 1/T2 log P2 माइनस P1। हम कुछ पढ़ने वाले हैं क्लोसियस-क्लोपेरेंट समीकरण के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ सकते हैं कि हम कहाँ इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, पहले अगर हम बात करें ना वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ना, उसका परिकलन इसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, डेल्टा एच वी का हम तब याद कर लेंगे अगर हमें दाब P2 व P1 दिया हो और टेम्परेचर T1 व T2 दिया हो, तो हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा डेल्टा एच वी का ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? क्लोसियस-क्लोपेरेंट समीकरण के द्वारा। क्वथनांक या हिमांक का परिकलन की बात करें, इसको हम किस प्रकार से करते हैं? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक दाब जैसे P1 है वो दिया होता है, परंतु जो क्लोसियस-क्लोपेरेंट समीकरण है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूसरे जो दाब है P2 का जो दाब है किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? इस समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसी अन्य दाब की भी बात कर लीजिए, जैसे कोई दाब है वाष्प दाब, इसके अंदर भी एक वाष्प दाब हमें P1 दिया हो सकता है और दूसरा हम क्या ज्ञात करें? समीकरण द्वारा वाष्प दाब ज्ञात करते हैं। दोनों के अंदर टेम्परेचर हमें दिया होगा T1 व T2। ठीक है, एक ही वैल्यू इसके अंदर हमें ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी की बात करते हैं। ठीक, कैसे ज्ञात करते हो? पहले केबी होता क्या है? ठीक है, जब मैं क्या लेता हूँ 1000 ग्राम का क्या लेता हूँ, कोई विलायक लेता हूँ, उस विलायक के अंदर मैं क्या घोल देता हूँ? 1 ग्राम या 1 मोल विलय घोल देता हूँ और मुझे क्या मिल जाता है? विलयन। ठीक है, अब जो 1000 ग्राम जो विलायक है ना, उस विलायक के में जो उन्नयन में जो भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्नयन में जो भी वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं हम? उन्नयन का स्थिरांक केबी कहते हैं। क्या कहते हैं? केबी कहते हैं। देखिए, पहला मानता हूँ इसका टेम्परेचर था T। जब विलयन इसका बन चुका है तब इसका टेम्परेचर कितना हो चुका है? T प्लस क्या होता है? डेल्टा T हो चुका है। ठीक है, वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। देखिए, log P2 P1 डेल्टा H R 1/, टेम्परेचर हमारे पास वो हो चुका है T प्लस क्या हो चुका है? TDS डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ln के रूप में लिख लेता हूँ बार के लिए। ln P2 माइनस P1, ये मेरे पास बच जाता है डेल्टा H R। इसको जब आप हल करते हैं, ये मेरे पास हो जाता है T1 भी लिखते हो, सिर्फ T भी लिखते हो, तो मैं एक बार इसको T लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है T प्लस T dt। ऊपर लिखते हैं इसको T प्लस डेल्टा T माइनस का T। ये इससे क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। ln P2 और P1
आर डेल्टा टी। देखिए जो डेल्टा टी और टी डी एस है ना, इसको बहुत अत्यल्प मानते हैं, बहुत कम मानते हैं। क्या मानते हैं? बहुत कम। किसको? टी और डेल्टा टी को, या डेल्टा टी को बहुत कम मानते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है एल एन पी टू पी वन डेल्टा एच आर डेल्टा टी और टी स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए जो इसको वापस पुनः रख, डेल्टा एच की जगह हम क्या रख देते हैं? एल रख देते हैं। प्रीवियस समीकरण अंदर हमने क्या था? एल आर बराबर हमारे पास आ जाता है डेल्टा टी और टी स्क्वायर। एल एन को हम किस रूप में लिख सकते हैं? एल एन पी टू एल एन पी माइनस वन। ठीक है। इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? देखते हैं। इसको लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है पी टू माइनस पी वन बटा पी वन के रूप में इसको। ठीक है। क्या लिखा जा सकता है? पी टू माइनस पी वन के रूप में लिखा जा सकता है इसको, पी वन के रूप में। ओके। अब देखिए किसकी जगह लिखा जा सकता है? इसकी जगह, या एल एन पी टू माइनस पी वन के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। लिख देते हैं। हमारे पास आता है पी टू माइनस पी वन एल पी एल आर डेल्टा। एक तो हमारे पास आ चुका ही है। देखिए एक और आता है राउल्ट के जब नियम की बात करते हैं ना, ये जो पद होता है वो किसके इक्वल होता है? राउल्ट के नियम की जब आप बात करेंगे, ये पद हो जाता है हमारे पास एन बट्टा एन एल आर डेल्टा टी और टी स्क्वायर के। इसमें एन की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल एन, जबकि एन की वैल्यू हमारे पास हो जाता है वेट बटा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, डब्ल्यू ये मेरे पास आ जाता है, ये चला जाता है ऊपर है स्मॉल। एक मेरे पास आ चुका ही है। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ और वैल्यूज हम निकालते हैं। डेल्टा टी की अगर वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, डेल्टा टी आप ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आता है टी स्क्वायर एल अपॉन आर। डब्ल्यू जो एम है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास होती है 1000। एल अपॉन एम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? एल, परंतु यहाँ पर क्या एम अपॉन एल है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 अपॉन एल। सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आती है 1। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाता है 1000 एल आर टी स्क्वायर डेल्टा टी। एक हमारे पास आ चुका ही है। अगर हम आर की वैल्यू पुट कर देते हैं आर का मान रखने पर, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 नहीं लिखते हैं वन के लिए, टी स्क्वायर 0.002 एल डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? के बी का मान हमारे पास ज्ञात हो चुका ही है। के बी का मान ज्ञात हो चुका, किसी का ज्ञात हमारे पास? के बी का मान हमारे पास ज्ञात हो चुका। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाली क्लास के अंदर जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।